नमस्कार बहनों एवं भाइयों। भारत का विश्व के दूसरे देशों के साथ संबंध की अगली कड़ी में मैं सोवियत संघ रूस जो कभी था और आज रूस है उसके साथ संबंधों पर चर्चा करना चाहूँगा। ये सच है कि नेहरू जी भारत की स्वतंत्रता के उपरांत भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सोवियत संघ रूस के प्रति, उसके सिद्धांतों के प्रति, उसकी साम्यवादी सोच के प्रति अधिक आकृष्ट हुए थे। उनका वह आकर्षण भी एक तरह से अंधविश्वास की तरह था या आंख मूंद कर किया जाने वाला विश्वास था। उन्नीस 1917 में लेनिन जी के नेतृत्व में जब सोवियत संघ में या रूस में कह लीजिए बोल्शेविक क्रांति हुई थी 24 अक्टूबर 1917 में, तो वहाँ साम्यवादी सत्ता स्थापित हुई, कार्ल मार्क्स के विचारों वाली सत्ता स्थापित हुई। उसके बाद सोवियत संघ वृद्धि करने लगा। रूस से आगे बढ़ करके तमाम वे उसके आसपास के देश जो पहले स्वायत्त थे वे सोवियत संघ में सम्मिलित होने लगे और एक विराट संघ के रूप में एक बड़ी सत्ता और समर्थ सत्ता के रूप में सोवियत संघ रूस अस्तित्व में आया। रूस चूंकि उसका केंद्रीय नियामक राज्य था, बड़ा राज्य था, सोवियत संघ बनने से पहले निकोलस जार तृतीय की वहां शासन सत्ता थी। असली सत्ता तो एक दुष्ट रासपुतिन के हाथ में इसलिए थी कि निकोलस जार तृतीय की पत्नी उस रासपुतिन के नियंत्रण में थी, उसके प्रभाव में थी, उसके अनुकूल थी, जिसके कारण बार बार जारशाही युद्धों में लिप्त होकर कमजोर होती गई। आगे चल करके प्रथम विश्व युद्ध में जार शासन ने रूस को सम्मिलित कर दिया, लेकिन जब लेनिन के नेतृत्व में 1917 में लाल क्रांति हुई तो लेनिन ने प्रथम विश्व युद्ध से अपने को अलग करने का कार्य कर लिया और अपने को सशक्त करने में, रूस को सशक्त करने में और रूस को विस्तारित होने में सहयोग करने लगे, जिसके कारण सोवियत संघ का निर्माण हुआ, सोवियत संघ रूस का निर्माण हुआ।
वहां की पंचवर्षीय योजनाओं ने रूस को बड़ी तेजी से विकसित राष्ट्रों की परिधि में पहुंचाने का कार्य किया। बस सोवियत संघ की उसी तीव्र प्रगति वाली क्षमता से नेहरू इतने प्रभावित हुए कि भारत में भी उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से तीव्र प्रगति का खाका खींचने के लिए कार्य करना शुरू किया। लेकिन सोवियत संघ रूस था, क्योंकि वहां उस समय ईमानदारी पूर्वक देश के एक एक पैसे का देश के अभ्युदय में योगदान किया जाता था, उसकी भूमिका प्रस्तुत की जाती थी। दूसरे, प्रत्येक कार्य समयबद्ध, यहाँ तक कि समय से पूर्व पूरा हो जाता था। नेहरू जी इन दो विशेषताओं को तो सोवियत संघ से ले नहीं पाए थे। उन्होंने तो सिर्फ पंचवर्षीय योजना लेने का कार्य किया। जिन्हें पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास का बोध हो, जिसको हम आर्थिक इतिहास कह सकते हैं, वे जान सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जब से शुरू हुई, उसके तमाम कार्य, तमाम पूंजी के योग कई पंचवर्षीय योजनाओं तक अनवरत पूंजी बढ़ा बढ़ाकर, समय बढ़ा बढ़ाकर आगे किए जाते रहे और कार्य अधूरा का अधूरा ही रहता था और भ्रष्टाचार की भेंट हर पंचवर्षीय योजना चढ़ती रही थी। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं के कारण भारत को कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं हो सका। हाँ, इतना जरूर हुआ कि भारत कर्ज के दलदल में पश्चिमी देशों के आगे अधिक फंसता गया। भारत की क्षमता और उसकी आंतरिक शक्ति इतनी सुदृढ़ थी कि यदि नेहरू जी उसका उपयोग करते तो कम पूंजी में भी भारत तेजी से आर्थिक प्रगति करने वाला देश बन जाता। लेकिन नेहरू जी वहां भी असफल रहे। वैदेशिक मामलों में जो असफलता नेहरू जी को रही, वैसी ही असफलता आर्थिक क्षेत्र में भी नेहरू जी की रही। कहने के लिए भले हम भिलाई स्टील प्लांट और दुर्गापुर का स्टील प्लांट, राउरकेला का स्टील प्लांट जैसे कुछ स्टील प्लांटों के रूप में भारत की बड़ी औद्योगिक प्रगति के लिए नेहरू के योगदान का उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन ऐसे योगदान की महत्ता वहीं शून्य हो जाती है जहां देश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। नेहरू जी ने परिवारवाद को और कमीशनवाद को जिस तरह से अपनी राजनीति का साधन बनाने का कार्य किया, उसका हश्र तो वही होना ही था। नेहरू जी के पारिवारिक संबंधी और
उनके बहुत निकट के इष्ट मित्र देश के बड़े बड़े उच्च पदों पर पदासीन हो गए और उनके माध्यम से भ्रष्टाचार देश की स्वतंत्रता के साथ ही शुरू हो गया। सेना के लिए जीप खरीदने का घोटाला जिस वीके कृष्ण मेनन ने किया था, उसको अपने मंत्रिमंडल से बाहर करने की बजाय नेहरू जी ने उसे रक्षा मंत्री बनाए रखने का कार्य किया और धीरे धीरे रूसी प्रभाव में आकर के रूस के इतने निकट हो बैठे कि ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों को लगा कि भारत पूरी तरह से सोवियत संघ रूस के पाले में चला गया है। लिहाजा भारत को संदेह की दृष्टि से यूरोपीय देश देखने लगे। ये सही है कि जरूरत पड़ने पर रूस ने भारत का सहयोग करने का कार्य किया। 1971 के भारत पाक युद्ध में, 1965 के भारत पाक युद्ध में रूस ने भारत का सहयोग करने में बड़ा कार्य किया, लेकिन उसने बड़ा नुकसान भी किया। 1965 में ताशकंद में जिस तरह से सोवियत संघ रूस की केजीबी, जो उसकी गुप्तचर एजेंसी थी, और भारत में सूचना प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र किया गया, उस षड्यंत्र का फल ये निकला कि एक तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी भारत जीवित नहीं लौट पाए, उनकी अर्थी ही भारत आई। दूसरे, पाकिस्तान के साथ भारतीय सैनिकों की वीरता व्यर्थ हो गई। तमाम भूक्षेत्र सोवियत संघ के दबाव में, सोवियत संघ रूस के दबाव में भारत को पाकिस्तान को लौटा देना पड़ा। जो जीता हुआ भूभाग था, भारतीय सेना ने जो वीरता पूर्वक युद्ध करके जो भूभाग हस्तगत किया था, उसको आसानी से पाकिस्तान को सौंप देना पड़ा। भारत जीत करके हार गया और पाकिस्तान हार करके जीत गया। यही स्थिति 1971 में भी हुई, जब भले ही ये कहने के लिए बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग निर्माण हो गया, एक नया राष्ट्र, एक नया देश, एक संप्रभु देश अस्तित्व में आया, लेकिन उससे भारत को फायदा कुछ नहीं हुआ, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। उस काल में भी जब अमेरिका ने पाकिस्तान परस्ती दिखाते हुए अपने 7वें जहाजी बेड़े को भारत के विरुद्ध भेजने का कार्य किया, तो सोवियत संघ रूस ने ही अपनी पनडुब्बी भेजकर अपना सहयोग भारत को न केवल प्रदान करने का कार्य किया, बल्कि भारत को सब तरह से सहायता देते हुए पाकिस्तान को
सरेंडर करने के लिए विवश कर दिया। बांग्लादेश भी बना। पाकिस्तान के 93,000 सैनिक जनरल नियाजी के नेतृत्व में आत्मसमर्पण करने को विवश हुए, लेकिन उसका कोई लाभ श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा नहीं उठाया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जब शिमला समझौता हुआ तो श्रीमती इंदिरा गांधी सिर्फ जुल्फिकार अली भुट्टो के पैर पड़ जाने से इतनी खुश हो गईं कि पाकिस्तान के 93,000 आत्मसमर्पित सैनिकों को निशर्त पाकिस्तान को वापस कर देने का कार्य कर दिया। उन सारे भू क्षेत्रों को फिर से वापस कर दिया जिनको भारतीय सेना ने लड़ करके जीता था। और जो बांग्लादेशी शरणार्थी के रूप में उस काल में भारत आए थे, उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध में बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को पुनः बांग्लादेश न भेजकर भारत को जो नुकसान पहुंचाया गया और आज तक उसका खामियाजा भारत भोग रहा है, ये उस युद्ध के कारण की सबसे बड़ी हानि इस देश को, अपने देश को प्राप्त हुई है। आज मैं समझता हूं कि 4 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी भारत में किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं रह रहे हैं। अगर उसी समय जब बांग्लादेश को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और वो युद्ध जब समाप्त हो गया तो हर तरह से खोज करके भारत आए हुए उन सारे शरणार्थियों को ये आश्वस्ति देते हुए कि बांग्लादेश में जाकर के तुम्हें रहना चाहिए, वहाँ किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं है, और सारे बांग्लादेशियों को बांग्लादेश वापस कर दिया गया होता तो भारत को आज जो अनेक प्रकार से नुकसान उठाना पड़ रहा है, बांग्लादेशी इस देश में जगह जगह आतंकवादी गतिविधियों में लग करके भारत को दुष्प्रभावित कर रहे हैं, भारत की व्यवस्था को दुष्प्रभावित कर रहे हैं और इस देश का अन्न खाकर, इस देश की सुख सुविधा लेकर के वे इस देश को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो दुख होता है कि उस समय देश में जो शरणार्थी आए थे उनको भारत में रोके रख करके बांग्लादेश का अभ्युदय करा करके भी भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि बहुत अधिक क्षति उठानी पड़ी है। म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या, बांग्लादेश से आए हुए बांग्लादेशी आज भारत के लिए नासूर बन करके आचरण कर रहे हैं। सोवियत संघ रूस के साथ उस संबंध का फलितार्थ यही रहा कि उसका प्रकारांतर से भारत के साथ संबंधों का रूस निरंतर एहसान
बना करके भारत को उस एहसान के तले बनाए रखने का कार्य करता है। आज भी वो कार्य रूस के द्वारा किया जाता है। भारत एहसान फरामोश देश नहीं है, लेकिन भारत धोखेबाजी का भी पक्षधर नहीं है। भारत के साथ जो धोखेबाजी मित्रता का प्रदर्शन करके की जाती है, उसको भी भारत को ध्यान में रखने की जरूरत है। 1965 में यही कार्य सोवियत संघ रूस की केजीबी के माध्यम से सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया। अमेरिका और सोवियत संघ रूस किसी समय में दुनिया भर के दूसरे देशों की सत्ताओं को अपने अनुकूल बनाने के लिए कार्य करते रहे हैं और वहाँ की राष्ट्रवादी सत्ताओं को, वहाँ की राष्ट्रवादी सत्ता को हटाकर अपने अनुकूल अपनी परस्त सत्ता को स्थापित करने का कार्य करते रहे हैं। और दोनों देशों की गुप्तचर संस्था ये कार्य करती रही है। और ऊपर से प्रदर्शन मित्रता का किया जाता रहा है। भारत ने उसका बहुत मूल्य चुकाया है और भारत एहसान का बदला उपकार से, प्रत्युपकार से करने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन भारत धोखेबाज मित्र नहीं चाहता है। भारत को अपने अनुकूल सरकार बनाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कराने का कार्य करके सोवियत संघ रूस ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया था। इंदिरा गांधी इसीलिए रूस परस्त रही थी और भले ही रूस ने सहयोग देने का कार्य किया, लेकिन उसके बदले में और देशों के लिए तो भारत को अविश्वसनीय बन जाना पड़ा। भारत दुनिया के सारे देशों के साथ शांतिपूर्ण मैत्री संबंध चाहता है, लेकिन भारत के हित को हानि पहुंचाकर नहीं। जो भी देश भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और ऊपर से मित्रता का केवल आवरण ओढ़े रहते हैं, भारत को उनसे सावधान रह करके उनसे मित्रता करने का कार्य करना चाहिए। सोवियत संघ रूस की जगह आज भले ही रूस है, सशक्त भी है, भारत के साथ गहरी मित्रता भी रखता है, लेकिन अपना दिया हुआ पुराना एहसान वो बार बार याद दिलाने से नहीं चूकता है। भारत मित्रता चाहता है और गहरी मित्रता, विश्वसनीय मित्रता चाहता है, लेकिन भारत ये नहीं चाहता है कि कोई भी देश ऊपर से मित्रता का आवरण ओढ़कर उसकी पीठ में छुरा घोंपने का कार्य करे। इसीलिए रूस से भी भारत को सावधान रहने की आवश्यकता है। भारत यद्यपि अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ समता मूलक, समान आदर मूलक मित्रता का प्रस्तुतिकरण करता है और उसका अनुपालन भी करता है, लेकिन दूसरे देश भारत को सशक्त देखकर, खासतौर से पड़ोसी देश भारत को सशक्त देखकर भारत से जलते रहते हैं और भारत से लाभ उठा करके भी
भारत को नुकसान पहुंचाने का कोई अवसर वो जाया नहीं करते, उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो या श्रीलंका हो, ये सभी देश मुख्य रूप से इसमें प्रवृत्त रहते हैं, जबकि वे ये नहीं जानना चाहते कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ पवित्र मित्रता का हिमायती है और वो अपने पड़ोसियों को सुखी देखना चाहता है। लेकिन पड़ोसी भारत को जब दुखी देखना चाहेंगे तो भारत कब तक उसे सहन कर पाएगा। मालदीव में यही स्थिति घटी, श्रीलंका में भी यही स्थिति घटी, नेपाल में भी यही स्थिति घटी। ये सब संकेत यही देते हैं कि भारत को अपने पड़ोसियों के साथ भी सजग होकर के निकटता रखने की भूमिका में रहने की आवश्यकता है। भारत के पड़ोसी जितना पीड़ित करते हैं, शायद उतना दूर के देश पीड़ित नहीं करते। यह भी सच है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।